बेटा कल का पेपर डिस्कस करते हैं 25 क्वेश्चंस, अच्छे क्वेश्चंस हैं। अल्टरनेटिंग करंट और आपका वेव ऑप्टिक्स लगभग कंप्लीटली रिवाइज होता है इससे। Question number 1 is saying that V1 is equal to 4m plus 3. और फिगर देख करके ये नजर आ रहा है कि V1 जो है वो VL है, V2 is equal to 2m plus 2, V2 is equal to 2m plus 2 और फिगर देख करके V2 नजर आ रहा है VC और VR is equal to V3 is equal to 2m square plus 2m। ये चीजें हमारे पास कैलकुलेट होकर के आ रही हैं। V is equal to square root of VR square plus VL minus VC whole square। तो यहां से मेरे पास 2m स्क्वायर प्लस 2m और इसका होल स्क्वायर प्लस VL माइनस VC कर लो चाहे VC माइनस VL कर लो, ये आपके पास 2m प्लस 1 बच जाएगा, 2m प्लस 1 और इसका होल स्क्वायर। Now, what will be the final answer? मैथमेटिक्स से स्टूडेंट हो, कैसे सोल्व हो गए? स्क्वायर रूट ऑफ 4m पावर 4 प्लस 4m स्क्वायर प्लस 8m क्यूब प्लस 4m स्क्वायर प्लस 1 प्लस 4m। मुझे तो कैलकुलेशन आती नहीं, हीट एंड ट्रायल की करना पड़ेगा, आई थिंक सो। तो ये इसका आंसर बता रहा है, आंसर इज सी, 2m स्क्वायर प्लस 2m प्लस 1 इसका स्क्वायर बनता है ये, तो ये आपका कैलकुलेट होकर के आ जाएगा। नेक्स्ट, फोर ओम 3 ohm 3 ohm 4 ohm 5 ohm 10 ohm। $25 volt
The RMS voltage across the source is 25 volt. Find the phase difference between the current passing through AC source and the source voltage. Let this is I1, this is I2, this is I3. I am preparing the phasor diagram. सिंप्लिसिटी के लिए मैं एक काम करता हूं, इसको ही V मान लेता हूं। 3 एलिमेंट मेरे को पैरेलल में नजर आते हैं। 3 एलिमेंट अगर हमारे पास पैरेलल में है तो तीनों का क्रॉस वोल्टेज बराबर होगी। ठीक है, अब मैं बात करके चलूं, ये मेरे पास कैपेसिटर का सर्किट है और कैपेसिटर में करंट आगे होता है। टेंजेंट ऑफ फाई इज इक्वल टू एक्सएल माइनस एक्सी अपॉन आर। टेंजेंट ऑफ फाई इज इक्वल टू एक्सएल माइनस एक्ससी अपॉन आर। और यहां पर मेरे पास टेंजेंट ऑफ फाई जो आता है वो आ गया मेरे पास एक्स एल इज 0 हियर, और एक्स सी जो है मेरे पास कितना है 4 ओम, और डिवाइडेड बाई आर किसके बराबर है 3 ओम, यानी मेरे पास फाई जो है वो 53 डिग्री है। फाई किसके बराबर है आपका 53 डिग्री है। करंट एडवांस, ये फार्मूला वोल्टेज एडवांस के लिए है, तो यहां पर मेरे पास करंट एडवांस है, तो ये मैंने डाल दिया, ये मैंने डाल दिया I1। ये क्या डाल दिया मैंने I1 डाल दिया। कितना एडवांस डाल दिया, कितना एडवांस डाल दिया 53। यहां पर ये आपके पास इंडक्टर है, सर्किट है, एक्सएल अपॉन आर, टेंजेंट फाई विल बी इक्वल टू 3/4, और 3/4 मतलब वोल्टेज आगे कितना आगे 37 डिग्री, वोल्टेज आगे 37 डिग्री। ये मेरे पास I2 हो गया, वोल्टेज आगे करंट पीछे कितना 37 डिग्री। ठीक है, तीसरा कंपोनेंट मेरा कैपेसिटर और इंडक्टर का है, π/2 का फेस डिफरेंस होगा, पर मेरे को लगता है कि कैपेसिटर एडवांस है, कैपेसिटर का रिएक्टेंस ज्यादा है, इसलिए कैपेसिटर डोमिनेंट सर्किट है। करंट विल एडवांस बाय ए फेस ऑफ π/2 मींस दिस इज व्हाट I3। अब मेरे पास तीन चीजें हैं, एक I1 है, एक I2 है, एक I3 है। इन तीनों का मेरे को वेक्टर सम चाहिए। I1 अगर मैं बात करके चलूं कि I1 किसके बराबर है, I1 आपके पास I1 भी 5, I2 भी आई थिंक 5, और I3 भी आई थिंक 5 ही है। कितने लोगों को समझ में आया, नहीं आया? ऊपर वाले रो की रिएक्टेंस कितनी है R² प्लस XC², और सारे का स्क्वायर रूट R² प्लस XC², XL था नहीं उसके अंदर, तो R² प्लस XC² सारे का स्क्वायर रूट कितना हो गया 5 हो गया, और वोल्टेज कितनी बता रखी है 25, तो 5 आ गया आपके पास। इसी तरह से आपके पास मुझे लगता है I2 भी किसके बराबर आपका 5 के बराबर, और I3 भी आपका किसके बराबर 5 के बराबर।
ठीक है बेटा, यानी ये तो सारे के सारे मैग्नीट्यूड में तो क्या हो गए आपके, बराबर हो गए। अब क्या करूं मैं, I3 तो आपका है ही परपेंडिकुलर किसके, V के। I1 को ब्रेक कर लेता हूं, तो I1 को ब्रेक करने लगा तो ये 5 sin 53, 5 sin 53, और ये मेरे पास 5 cos 53, ये मेरे पास 5 cos 37, और ये मेरे पास 5 sin 37। ठीक है बेटा, अब ये मेरे पास 5 sin 53, आई थिंक दिस इज 4, ये क्या हो गया आपका, 4 हो गया। 5 sin 37, ये कितना हो गया आपका, 3 हो गया। 5 cos 53, आई थिंक ये मेरा 3 बन गया, और 5 cos 37 ये मेरा 4 बन गया। तो ये चीज मेरे पास ऐड होकर के 7 आ गई, और ये मेरे पास 4 और 5 9 में से 3 गए, कितना आ गया, 6 आ गया। ठीक है, तो मुझे लगता है टेंजेंट फाई इज इक्वल टू व्हाट, 6/7 विद करंट एडवांस। टेंजेंट फाई आपका किसके बराबर है, 6/7 के बराबर है, और इसमें क्या आएगा आपका, करंट एडवांस आएगा। बताओ कितने लोगों को समझ में आया अभी आपके पास क्वेश्चन। अच्छा, अगर ये क्वेश्चन मैंने आपका बोर्ड के ऊपर सॉल्व कर दिया, कैन यू कैलकुलेट क्वेश्चन नंबर 3 नाउ। द आंसर इज, अगर किसी ने किया हो तो आंसर इज बी। डिटो क्वेश्चन है, कोई फर्क नहीं है। थर्टीन और 84 की कोई ट्रायंगल बनती है क्या, बनती है 13 और 84 की ट्रायंगल, 85, रजत कह रहा है 85 बनता है। एटी 85 नहीं बनेगा, 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, बढ़ना तो 5 ही आना चाहिए, चाहे 85 ना आए चाहे 95 आएगा तो 5 ही, 85 ही आएगा। चेक करके देख लो ना, 85 का स्क्वायर माइनस 83 का स्क्वायर, ये चेक कर देता हूं। 84 है, 84 का स्क्वायर, ये चेक कर देता हूं। तो ये हो गया मेरे पास 85 प्लस 84,
और 1 बन गई बेटा 169 आता है। मैं छोड़ रहा हूं इसको, ठीक है। यहां से आपके पास ये ट्रायंगल बन गई जिसमें आपको टेंजेंट फाई की वैल्यू मालूम है। एक ब्रांच में करंट आगे है 5 एंगल और दूसरी ब्रांच में करंट पीछे है, और आप उसी तरह से रिजोल्यूशन करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि यहां पर फेस डिफरेंस तो उसने पूछा ही नहीं, ठीक है। तो यहां से आप सीधा सीधा दोनों करंट्स का वेक्टर सम ले लीजिएगा, अगर निकालना पड़े तो निकालना ही पड़ेगा बाद में फिर। ये क्वेश्चन नंबर आंसर इज गिवन टू बी थर्ड का बी। क्वेश्चन नंबर 4, easiest question of this paper, आंसर इज ए। क्योंकि इसमें रेजिस्टेंस है ही नहीं, तो रेजिस्टेंस नहीं है तो आपका जो करंट है वो परमानेंटली क्या कहते हैं, वोल्टेज से या तो π/2 आगे होगा या फिर π/2 पीछे होगा। क्वेश्चन नंबर 5 आसान क्वेश्चन है, अंडरस्टैंडिंग है बस। क्वेश्चन नंबर 5 आंसर मस्ट बी बी। अगर आप क्वेश्चन को समझ पा रहे हो तो ये पूछ रहा है कि अकॉर्डिंग टू द फेजर डायग्राम फेज दिखाओ इनके, और ये कंडीशन बता रखी है रेजोनेंस की। ऐसे ही कह रखा है इसने, कंडीशन क्या कह रखी है इसने, रेजोनेंस की। तो रेजोनेंस की अगर इसने कंडीशन कह रखी है तो आई करंट और वी वोल्टेज आई करंट और वी वोल्टेज जो होंगे वो किस में होंगे, सेम फेस में होंगे। तो इसमें सेम फेस के आई और वी मतलब V1 मतलब V2, क्योंकि ये रेजिस्टेंस आपका ज्यादा वो नहीं करेगा, रेजोनेंस है इसलिए। करंट और वोल्टेज आपके सेम फेज में होते हैं अगर आपका क्या हो, रेजोनेंस हो। मोटी सी बात है, ये मेरे पास R1 है, ये मेरे पास R2 है, ज्यादा से ज्यादा आप इफेक्टिव रेजिस्टेंस इस सर्किट का R1 प्लस R2 मान सकते हो, इफेक्टिव रेजिस्टेंस नॉट इंपीडेंस। और रेजोनेंस बता दिया तो XL इज इक्वल टू XC है ही। तो इसलिए आपके पास तीन चीजें सेम फेस में हो गई, आई सेम फेस में किसके साथ, V1 के साथ, और किसके साथ, V2 के साथ। और ये VC वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर इज π/2 बिहाइंड द करंट। वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर इज π/2 बिहाइंड द करंट। तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए यूनिफॉर्म रॉड of mass m length L makes a constant angle theta with an axis of rotation which passes through one end of the rod. Its moment of inertia about this axis is ml square by 3 sin square theta. ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस किसके बराबर बनता है,
एल साइन थीटा बनता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और अबाउट एज जो रोड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो 1/3 ml स्क्वायर होता है। तो यहां पर इफेक्टिव लेंथ एक्सेस ऑफ रोटेशन से किसके बराबर बन करके चलेगी, एल साइन थीटा बन करके चलेगी। तो ये आपके पास 1/3 ml स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। क्वेश्चन नंबर 7, a uniform rod of weight W is free to rotate about a hinge at one end. Thus, hinge is fixed to a wall. If the rod is released from the horizontal position, what force will it exert on the hinge just after being released? अच्छा क्वेश्चन है। ये रॉड है मेरे पास, इस रॉड के ऊपर इस जगह पर फोर्स चाहिए क्या है। लेट मी ट्राई टू कैलकुलेट इट, हाउ आई कैलकुलेट दिस। एक तो ये हिंज के ऊपर फोर्स लग रहा है, एक फोर्स लग रहा है ये किसके बराबर, W के बराबर। दिस इज द वन ऑफ द फोर्स। एक लग रहा है किसके ऊपर, हिंज के ऊपर। और अब मैं क्या कर रहा हूं, नाउ आई एम गोइंग टू कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ दिस सेंटर ऑफ मास एट दिस पोजीशन। एक्सेलरेशन किसका, सेंटर ऑफ मास का, इस पोजीशन के ऊपर मैं क्या करने जा रहा हूं, कैलकुलेट करने जा रहा हूं। और उस एक्सेलरेशन को मैं लिखूंगा, F माइनस W, सॉरी W माइनस F इज इक्वल टू MA। हिंज के ऊपर अपवर्ड फोर्स आपके पास है, वो किसके बराबर है, W के ना F के बराबर है। और मैं कैलकुलेट करने जा रहा हूं FW माइनस F किसके बराबर, MA के बराबर। यहां मैं किसी तरह से A कैलकुलेट करके लेकर के आऊंगा, और A जब मेरा कैलकुलेट हो जाएगा तो यहां से मेरे पास F कैलकुलेट हो जाएगा। तो आई विल अप्लाई टू डेफिनेशंस ऑफ टॉर्क। One is W into L/2, इस एक्सेस के अबाउट मैं टॉर्क कैलकुलेट कर रहा हूं। आई एम कैलकुलेटिंग द टॉर्क अबाउट A। टोटल लेंथ ऑफ दिस रॉड इज L, weight is acting on a distance what, L/2, therefore torque is equal to WL/2. And another definition I am writing for the torque is I alpha. Alpha is equal to A by R. R means L/2. I मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अभी पिछले क्वेश्चन में आपने लिखा 1/3 ml स्क्वायर। तो यहां से मेरे पास व्हाट इज A, सॉल्व करके बताओ यहां पर मेरे पास A किसके बराबर आया, what is A from this relation? I think L goes everywhere, L चला गया, 3W/4 M। एक्सेलरेशन किसके बराबर आ गया,
3w by 4m. Put here 3w divided by 4m. m से m कैंसिल हो गया और आपके पास w माइनस 3/4w इज इक्वल टू f. सेवन डी डी आ रहा है. नहीं बेटा, क्वेश्चन नंबर 8 का भी डी ही आंसर आएगा. A sphere of mass m is given some angular velocity about a horizontal axis through its center, and it is gently placed on the plank of mass m. The coefficient of friction between the two is mu. The plank rests on the smooth horizontal surface. The initial acceleration of the sphere relative to the plank is. मोटी सी बात है, स्फीयर के ऊपर भी फोर्स किसके बराबर लगेगा? म्यू एम जी के बराबर लगेगा. प्लैंक के ऊपर भी फोर्स किसके बराबर लगेगा? म्यू एम जी के बराबर लगेगा. स्फीयर के अंदर एक्सेलरेशन भी किसके बराबर? म्यू जी के बराबर. भाई फोर्स को मास से डिवाइड कर दो तो क्या आएगा आपका? एक्सेलरेशन. और यहां भी आपके पास एक्सेलरेशन किसके बराबर? म्यू जी के बराबर. बट एक ऑब्जेक्ट में एक्सेलरेशन लेफ्ट साइड में बढ़ेगा, दूसरी ऑब्जेक्ट में एक्सेलरेशन राइट साइड में बढ़ेगा. तो जब आप रिलेटिव एक्सेलरेशन निकालोगे एक दूसरे के रेस्पेक्ट में, तो दोनों एक्सेलरेशन आपस में क्या कर जाएंगे? ऐड कर जाएंगे. एंड द रिलेटिव एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू 2 म्यू जी. क्वेश्चन नंबर 9. अगर आप दिमाग से काम लें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है. ये जो स्फीयर है या डिस्क है, जो भी है, व्हील है, कुछ भी है, ये v स्पीड से चल रहा है. ये v स्पीड से चल रहा है. ये पॉइंट वो P बता रहा है. A wheel of radius r rolls without slipping on the ground with speed v. When it is at a point on the ground P, a piece of mud flies off tangentially from its highest point. यहां से कोई मड पार्टिकल फ्लाई ऑफ होता है एंड लैंड्स ऑन द ग्राउंड एट ए पॉइंट Q. यहां पर ये लैंड करता है PQ डिस्टेंस चाहिए. प्रोजेक्टाइल का क्वेश्चन हो गया. प्रोजेक्टाइल का क्वेश्चन हो गया. हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन हो गया. लास्ट टाइम मैंने जब आपका लेक्चर लिया था, तो अगर ये वेलोसिटी v है तो ये वेलोसिटी किसके बराबर होगी? 2v के बराबर. यानी अब मेरे पास एक हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन है फ्रॉम ए हाइट ऑफ 2r. फ्रॉम ए हाइट ऑफ 2r. तो अगर आपको प्रोजेक्टाइल के इक्वेशन याद है तो बहुत बढ़िया, नहीं याद है तो सॉल्व भी कर लो, तो कोई फर्क नहीं पड़ता. हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन में y जो होता है वो हाफ g x स्क्वायर डिवाइडेड बाई u स्क्वायर होता है. हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन में इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी किसके बराबर आती है? y इज इक्वल टू हाफ g x स्क्वायर बाई u स्क्वायर के बराबर आती है. तो यहां से मेरे पास y तो हो गया 2r. y तो किसके बराबर हो गया आपका? 2r के बराबर हो गया. u स्क्वायर मतलब आपके पास u स्क्वायर आपके पास किसके बराबर हो गया? 4v स्क्वायर के बराबर हो गया. 2 और मल्टीप्लाई हो गया, होकर के चला गया इधर, और भाई डिवाइडेड बाय व्हाट?
डिवाइडेड बाय व्हाट, जी, और सारे का स्क्वायर रूट। ये मेरे पास किस चीज की वैल्यू आ जाएगी, एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू आ जाएगी। तो ये तो मेरे को लगता है कि 4 बाहर आ गया, v बाहर आ गया, 4 बाहर आ गया, v बाहर आ गया, अंदर बच गया किसके बराबर, r अपॉन g के बराबर। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10। बेटा अभी भी बहुत टाइम है, अगर आप थोड़ा सा सिंसियरली काम करना शुरू कर दो तो चीजें सारी आती हैं आपको। ओनली थिंग इज दैट हाउ टू अरेंज देम। उसने तो खाने छोड़ दिए, तू खाने लग गया, बीमारी ट्रांसफर होगी। ए प्लैंक P is placed on a solid cylinder S ये P प्लैंक है, ये सॉलिड सिलेंडर है। आई थिंक इट हैज प्योर ट्रांसलेटरी मोशन। प्लैंक P has pure translatory motion, therefore half mv square is its kinetic energy. Sphere S has both rolling motion as well as translatory motion, therefore its kinetic energy will be equal to half I omega square plus half mv square. अब ये कहता है द रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ P टू दैट ऑफ S इज इक्वल टू, मास दोनों का सेम है, डिफरेंट है, इक्वल मास, द टू आर ऑफ इक्वल मास। तो मोटी सी बात है बेटा, इसकी काइनेटिक एनर्जी तो होगी हाफ m इंटू टू वी स्क्वेयर, दैट इज इक्वल टू 2mv स्क्वेयर। दिस इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द प्लैंक। किस किस को समझ में आई? 2v कहां से ले आया मैं? क्योंकि वो ऊपर वाले पॉइंट के कांटेक्ट में है, तो जिस स्पीड से ऊपर वाला कांटेक्ट पॉइंट मूव करेगा उस स्पीड से आपका प्लैंक जो है वो मूव करेगा। ठीक है, मोटी सी बात है, ये बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है। डिस्क जितना या सर्कुलर ऑब्जेक्ट जितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी उससे डबल डिस्टेंस ट्रेवल करेगा आपके ऊपर रखी हुई चीज, क्योंकि टॉप पॉइंट आपका डबल द वेलोसिटी ऑफ द सर्कुलर ऑब्जेक्ट चल रहा है। ठीक है, तो ये तो मेरे पास हो गया 2mv स्क्वायर। तो क्या हो गया आपके पास काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्लैंक, और 1/2 मल्टीप्लाइड बाय 2/5 m r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर इज v स्क्वायर, r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर इज v स्क्वायर। ठीक है बेटा, ये तो रोटेशनल पार्ट हुआ काइनेटिक एनर्जी का, प्लस हाफ mv स्क्वायर। तो यहां से मेरे पास ये टोटल होकर के कितना आ गया, 7/10 कितना हुआ, 7/10 m v स्क्वायर, डिवाइड कर दिया v स्क्वायर से, v स्क्वायर कैंसिल हो गया, m से m कैंसिल हो गया, टोटल मिलाकर के 20/7 आ गया है। क्या चीज है? सिलेंडर है। सिलेंडर है तो ये मेरे पास 1/2, अगर सिलेंडर है तो ये मेरे पास क्या है, 1/2 है। तो 1/2 है तो फिर ये मेरे पास कितना हो जाएगा, 3/4। 1/2 है तो ये कितना बन जाएगा मेरा, 3/4। अब 3/4 अगर हो गया तो मेरे पास किसके बराबर आंसर आ गया, 8/3 आ गया। द ऑप्शन 10 इज सी। क्वेश्चन नंबर 11, a plank P is placed on a a cylinder rolls up the inclined plane. A cylinder rolls up the inclined plane. पहले ऊपर जाता है फिर नीचे आता है।
ये इस तरह से फिसलना चाहता है तो ही तो ऊपर जाएगा, ऐसे रोल करेगा तो ही तो ऊपर जाएगा। रोटेशन की डायरेक्शन अगर मैं क्लॉकवाइज दिखाऊं तो ही तो ऊपर चढ़ेगा ये। इसका मतलब ये जो इसके ऊपर सरफेस के ऊपर इस डायरेक्शन में स्लिप करना चाहता है, तो व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन? ऊपर। डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या है आपका? ऊपर। और यहां पर आपके पास जब ये नीचे आएगा, यहां पर जब आपके पास ये नीचे आएगा तो कैसे रोल करवा रहा है? ऊपर जाने में इसका रोल कौन करवा रहा था? इसकी अपनी काइनेटिक एनर्जी। ऊपर जब जा रहा था तो रोल करने का कारण क्या था? अपनी काइनेटिक एनर्जी। और नीचे आ रहा है तो रोल करने का कारण क्या है? फ्रिक्शन। दैट विल कन्वर्ट इनटू काइनेटिक एनर्जी। ऊपर जाएगा तो काइनेटिक एनर्जी डिस्ट्रॉय होगी और नीचे जाएगा तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। तो दोनों ही केसेस में आपके पास डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन क्या होगा आपका? अप द इंक्लाइंड प्लेन। दोनों ही केसेस में आपका डायरेक्शन क्या होगा? अप द इंक्लाइंड प्लेन। ठीक है, दो चीजें होती हैं कि व्हाट इज द काज ऑफ मोशन। यहां पर आपके पास काज ऑफ मोशन इसकी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी थी और यहां पर इसका काज ऑफ रोलिंग मोशन फ्रिक्शन है। आपका साइकिल का रियर व्हील और फ्रंट व्हील, रियर व्हील के ऊपर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में लगता है, फ्रंट व्हील के ऊपर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में लगता है। साइकिल का रियर व्हील फ्रिक्शन की वजह से रोटेट नहीं करता, आप करवा रहे हो उसको चैन पुल्ली सिस्टम से। और फ्रंट व्हील आपका फ्रिक्शन की वजह से होता है। ठीक है, कैन यू टेल मी कि मैं अब जब चल रहा हूं आपके लेफ्ट से राइट में, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन? वन पॉसिबल आंसर इज फ्रॉम योर राइट टू लेफ्ट। कितने लोग हाथ खड़े करेंगे? दूसरा, यानी आप लोग ये कह रहे हैं कि मैं जो चल रहा हूं उस चलने की अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन लग रहा है। कोई ऐसा भी कहने वाला है कि जिस डायरेक्शन में सर आप चल रहे हो उसी डायरेक्शन में फ्रिक्शन लग रहा है? पुनीत इज सेइंग सर आप जिस डायरेक्शन में चल रहे हो उस डायरेक्शन में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लग रहा है। अमन भी कह रहा है, मनस्वी भी कह रहा है। अब मैं एक और आपसे एग्जाम्पल डिस्कस करना चाह रहा हूं। ये एक मेरे पास बेल्ट है जो रिवॉल्व कर सकती है, फ्रिक्शनलेस है, रोटेट कर सकती है, फ्रिक्शनलेस है। मैं नहीं खड़ा, आप खड़े हो अब इसके ऊपर। राइट, आप खड़े हो गए, अब आप इधर चलना चाहते हैं। व्हाट विल हैपन? बेल्ट क्यों आएगी? बेल्ट पीछे क्यों आएगी? फोर्स किधर लग रहा है? किसके ऊपर? बेल्ट पे। किस पे? फिर दोबारा मैं आपसे पूछ रहा हूं, मैं ऐसे चल रहा हूं, मैं ऐसे चल रहा हूं, मैंने फर्श के ऊपर फोर्स किधर लगाया? फ्रिक्शन किधर लगा? बदल क्यों गए? यू आर राइट। जब मैं चल रहा हूं तो मेरे चलने की डायरेक्शन में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन काम कर रहा है। आप कह रहे हो सर पीछे कर रहा है, फिर मेरे को आगे कौन ले जा रहा है? सोचने की बात है। आपने कहा सर फ्रिक्शन पीछे काम कर रहा है तो मुझे आगे कौन ले जा रहा है? ये क्लियर है, आप उसको पीछे पुश कर रहे हो, वो आपको फ्रिक्शन आपको
आगे पुश कर रहा है। मैं फिर वापस बात कर रहा हूं, भाई आपका किसकी वजह से मोशन है? फ्रिक्शन की वजह से। किसकी वजह से मोशन है? फ्रिक्शन की वजह से। 12. A constant force F is applied to a wheel of mass m radius r having 4 spokes. It rolls down without slipping, having acceleration of center of mass a. What is the moment of inertia of the wheel about an axis through the center of the mass and normal to the plane? इस ऑब्जेक्ट के ऊपर इस डायरेक्शन में F फोर्स लगाया जा रहा है। A constant horizontal force F is applied to a wheel of mass m radius r having 4 spokes. It rolls down without slipping, having acceleration of center of mass a. और इसके अंदर एक्सेलेरेशन किसके बराबर है? a के बराबर है। What is the moment of inertia of the wheel about an axis passing through the center of mass and normal to its plane? इस एक्सेस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए। इस एक्सेस के रोल क्यों कर रही है? रोल क्यों कर रही है? ग्राउंड के साथ क्या काम कर रहा है? फ्रिक्शन। कैन यू राइट नाउ इक्वेशन ऑफ मोशन? F minus F is equal to ma। कितने लोगों को समझ में आया? सबको आ गया? एफ आर इज इक्वल टू आई ए बाई आर। कितने लोगों को समझ में आया? दूसरी इक्वेशन का पहली इक्वेशन से कोई लेना देना नहीं है। दूसरी इक्वेशन इज बाय द डेफिनेशन ऑफ टॉर्क, by the two definitions of the torque about this point. इस पॉइंट के अबाउट क्या किया मैंने? टॉर्क कैलकुलेट किया और वो टॉर्क किसके बराबर आया आपके पास? एफ आर इज इक्वल टू व्हाट? आई ए बाई आर। तो यहां से मेरे पास एफ किसके बराबर आ गया? एफ आ गया आई ए डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। तो यहां से मेरे पास आ गया एफ इज इक्वल टू एम ए प्लस आई ए बाई वट? आर स्क्वायर। ए हटा लिया, डिवाइड कर दिया किससे? ए से। और मेरे पास आई बाई आर स्क्वायर आ गया। आई बाई आर स्क्वायर आ गया एफ बाई ए माइनस वट? एम। और यहां से मेरे पास मल्टीप्लाई हो गया आर स्क्वायर से। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है आपके पास वो आपका द ऑप्शन हियर इज एफ बाई ए माइनस एम इंटू आर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 13। अब डिफ्रैक्शन शुरू हो गया, इंटरफेरेंस शुरू हो गया। ए नैरो बीम ऑफ मोनोक्रोमेटिक बीम ऑफ इंटेंसिटी आई। ये क्वेश्चन सबका हो जाना चाहिए था। ए नैरो बीम ऑफ मोनोक्रोमेटिक बीम ऑफ intensity I incident on a glass plate as shown in another identical glass plate is kept close to the first one and parallel to it. If each glass plate reflects 25% of the light incident on it and transmit the remaining light, then the ratio of maxima to minima intensity in the interference pattern obtained
after one reflection at each place. ये लाइट आ रही है आपकी, a narrow beam of monochromatic beam of intensity I incident on a glass plate. As shown, another identical glass plate is kept close to the first one and parallel to it. Each glass plate reflects 25% of the light incident on it and transmits the remaining light. Then the ratio of maximum to minimum intensities in the interference pattern obtained after one reflection at each place. क्या मान के चलो, ये लाइट की इंटेंसिटी कितनी आई, ये कितनी, ये कितनी आपकी 3I/4, ये कितनी 3I/16, ये कितनी 9I/, कितने लोगों को समझ में आया? पहली ग्लास प्लेट से पार कितनी करके गई 3I/4, अब 3I/4 पार कर गई तो आपकी रिफ्लेक्ट किसके बराबर हो गई 25%, तो कितनी होगी 3I/16, पर अब इसके ऊपर दोबारा ये ग्लास प्लेट दोबारा से रिफ्लेक्ट करेगी कितनी 25%, तो पार कितनी हो जाएगी 3/4, तो 3I/16 का 3I कितना हो गया 9I/64, और ये कितनी वापस गई, ये वापस कितनी गई I/4। ठीक है बेटा, तो अगर मैं 9I/4 को I डैश मान लो, 64 को I डैश मान लो, तो I/4 कितना होगा, नाइन I/64 इज इक्वल टू I डैश, और भाई मेरे पास I/4 इज इक्वल टू I डबल डैश, डिवाइड कर दिया, I से I कैंसिल हो गया, 16 हो गया, तो I डबल डैश किसके बराबर आ गया, I डबल डैश किसके बराबर आ गया 16/9 I। तो एक इंटेंसिटी आपके पास 16/9 के बराबर, दूसरी इंटेंसिटी आपके पास किसके बराबर I के बराबर। सॉल्व करना इसको, 16/9 स्क्वायर रूट प्लस 1 डिवाइडेड बाई 16/9 स्क्वायर रूट माइनस 1, और इसका होल स्क्वायर। What is I maxima? Square root of I1 plus square root of I2 का square. What is I minima? Square root of I1 minus square root of I2 का square. तो ये मेरे पास किसके बराबर आ गया, this is 4/3, this is what 4/3, this is 49। Next, in Young's double slit experiment, the wavelength of light used is 6000 angstrom. If the path difference between the waves reaching at point P on the screen is 1.5 microns, then at point P
6000 एंगस्ट्रॉम, मतलब हो गया ये मेरा 6 गुणा में 10 की पावर -7 डिवाइडेड बाई 1.5 माइक्रोन, ये 10⁻⁻⁷ डेल्टा x इज इक्वल टू n lambda for maxima. Let me check. N lambda is equal to n is equal to delta x upon, उल्टा कैलकुलेट कर दिया, डेल्टा x अपॉन व्हाट, लैम्डा। तो मुझे नहीं लगता कि ये इंटीजर आने जा रहा है, ये आ जाएगा इंटीजर। ये डेल्टा x किसके बराबर, 15 इंटू 10⁻⁻⁷ के बराबर, डिवाइडेड बाई लैम्डा किसके बराबर, 60 इंटू 10⁻⁻, नॉट 60, 6 इंटू 10⁻⁻⁷ 10⁻⁻⁷ से 10⁻⁻⁷ हो गया। मेरे को नहीं लगता कि n इज गोइंग टू बी इंटीजर। n क्या नहीं है आपका, इंटीजर नहीं है, तो इसका मतलब मेरा मैक्सिमा नहीं आएगा। 2n-1 लैम्डा डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू डेल्टा x, 2n-1 लैम्डा बाई 2 इज इक्वल टू व्हाट, डेल्टा x। डेल्टा x किसके बराबर है, 15 इंटू 10⁻⁻⁷ डिवाइडेड बाई 6 इंटू 10⁻⁻⁷ 10⁻⁻⁷ से 10⁻⁻⁷ कैंसिल हो गया, और क्या आ गया हमारे पास, ये क्या कर दिया मैंने, ये हाँ लैम्डा तो हट गया ना ये, और ये किसके बराबर आ गया, ये किसके बराबर आ गया, 5 के बराबर। तो 2n-1 इज इक्वल टू व्हाट, 5, n इज इक्वल टू 3। तो यू विल गेट थर्ड डार्क। क्वेश्चन नंबर 15, if I1 and I2 are the intensities of light from each YDSC, then average intensity at any point on the screen is here delta. Here delta is the phase difference between the two waves. I1 and I2 are the intensities of light from each source. एक I1 है और एक I2 है। डेल्टा उन दोनों के बीच में क्या है, फेज डिफरेंस है। एक I1 है, दूसरा क्या है, I2 है, और डेल्टा उन दोनों के बीच में क्या है, फेज डिफरेंस है। क्या चाहता है, एवरेज चाहता है। एवरेज इज I1 प्लस I2। 15 का C, D बता रहा है ये। हाफ I1 प्लस I2, 2I1। ये तो बेटा डायमेंशनली रॉन्ग है, ये तो डायमेंशनली ही रॉन्ग है। I1 प्लस, वो तो मैं कैलकुलेट कर लेता हूं क्या आएगा। इनमें तो दोनों बराबर होती है, तो वो ही आता है 4i इक्वल्स टू 5 तो विकल्प लगा रखा है। एक एक ऑप्शन को चेक कर लेते हैं।
हम एक एक ऑप्शन को चेक कर लेते हैं। If I1 and I2 are the intensities of light from each source in YDSC, then average intensity at any point कह रहा है ये इंटेंसिटी जो एवरेज इंटेंसिटी ऑफ इल्यूमिनेशन नहीं पूछ रहा, एवरेज इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट पूछ रहा है। ये तो क्वेश्चन आपको इसका बोनस मिलेगा, कुछ नहीं है इसका। क्वेश्चन नंबर 16, in Young's experiment, interfering waves has amplitude in the ratio 3:2. Find the ratio of amplitudes, intensities between the bright and dark. रेशियो ऑफ एम्पलीट्यूड तो दे ही रखा है, ब्राइट और डार्क में पूछ रहा है, तो ये आपके पास 25:1 आता है। बेटा वो तो मेरे को भी समझ में आता है, दो पार्ट है, पर इसने एम्पलीट्यूड का रेशियो तो दे ही रखा है 3:2। दे क्या रखा है और पूछा क्या है, ए पार्ट एम्पलीट्यूड बिटवीन दी ब्राइट एंड डार्क। ऐसा क्या हो गया? फाइंड द रेशियो ऑफ, रक्षित बेटा इस क्वेश्चन नंबर 16 का मतलब समझा, खड़ा हो। इंटरफेयरिंग वेव्स का रेशियो, एम्पलीट्यूड का रेशियो 3:2 पूछा दिया है, पूछा क्या है? रेशियो ऑफ इंटेंसिटी बिटवीन ब्राइट एंड डार्क। मुझे भी यही समझ में आता है। सिट डाउन। ए पार्ट कह रहा है कि एम्पलीट्यूड का रेशियो बताओ, तो वो तो दे ही रखा है 3:2। इसको बंद कर दो।